जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल पूछे गए थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड सवालों को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों के उदय से लेकर 1857 के विद्रोह तक के सवालों को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और किन्हीं को अगर वाईसीटी का बुक चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों के उदय से रिलेटेड। सवाल पूछा गया है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था 1929 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है 63 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का जो गठन किया गया था, इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि शाह मोहम्मद जुबेर के द्वारा और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ किसने दिलाई थी? तो याद रखना है इनका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। तो याद रखना है किसान सभा की जो औपचारिक घोषणा किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, वो कब किया गया था? 4 मार्च 1928 को। इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद क्या होता है कि 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी दोस्तों, और स्वामी सहजानंद क्या बने थे? इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एईडीओ का एग्जाम देने जा रहे हो या बीपीएससी ट्री का एग्जाम देने जा रहे हो, इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। और उस समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। और यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो हुआ था। अंग्रेजी सेना का ये नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। इनके मध्य यह युद्ध देखने को मिलता है। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब की क्या होती है? इसमें हार होती है। युद्ध के पश्चात जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? याद रखना कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेना के बीच 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। बीपीएससी में जो है एग्जैक्ट डेट पूछने का जो है दोस्तों प्रचलन है, तो आपको एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट जो भी डेट है ये आपको याद रखना है दोस्तों। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो कैप्टन हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट है कि बंगाल में एक भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना कि बंगाल में एक भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मुर्शिद कुली खां के द्वारा। ये बीपीएससी ऑडिटर प्री में पूछा गया यह सवाल है कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मुर्शिद कुली खां के द्वारा। तो बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां द्वारा की गई थी। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि बंगाल में जो है इजारेदारी प्रथा या प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा यह किया गया था। इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल किया गया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकारों से क्या होता था दोस्तों? लेना पड़ता था किसानों को। इस समय तक राज्य और धनी महाजनों तथा
वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। इस प्रकार सभी महाजनों, साहूकारों तथा वणिक जनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था, तो 1739 ईस्वी में जो है दोस्तों नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, और उस समय मुगल बादशाह कौन रहता है, तो मोहम्मद शाह रहता है दोस्तों। तो ये 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन जिसे हम लोग तख्ते ताउस के भी नाम से जानते हैं, इसे लेकर यह कहाँ चला जाता है, ईरान चला जाता है। प्लासी का युद्ध सभी को मालूम होगा। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाई के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के मध्य में होता है, और जिसमें सिराजुद्दौला क्या होता है, पराजित हो जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है, तो तृतीय युद्ध कब होता है, तो 14 जनवरी 1761 में होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठे बुरी तरीके से क्या होते हैं, इसमें पराजित हो जाते हैं। बक्सर का युद्ध क्या कब होता है, तो याद रखना बक्सर का जो युद्ध होता है दोस्तों वो कब होता है, तो बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है कि डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में हैदर अली ने किसकी सहायता से जो है आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। तो जंतर मंतर का जो निर्माण है वो महाराजा जय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। 5 वेधशालाएं यानी जंतर मंतर बनाया गया था। इन पांचों का नाम आपको याद रखना है। राजा सवाई जय सिंह के द्वारा जो है 5 जंतर मंतर बनाया गया था। कहां कहां पर याद रखेंगे, एक बनाया गया था दिल्ली में, दूसरा बनारस में, तीसरा जयपुर में, चौथा उज्जैन में और पांचवा कहां, मथुरा में। तो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में जो है 5 वेधशालाओं का निर्माण राजा सवाई जय सिंह के द्वारा जो है दोस्तों करवाया गया था, और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें वो है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं हम लोग। सवाल है कि किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित जो किया था वो वांडीवास के युद्ध में किया था। कब होता है यह युद्ध, तो 1760 ईस्वी में यह वांडीवास का युद्ध होता है। तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने क्या किया था, फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। यह युद्ध तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1758 से 63 ईस्वी तक यह चला था, तीसरा कर्नाटक युद्ध। वांडीवास का युद्ध इसी मध्य होता है 1760 ईस्वी में। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त होता है। तो यह संधि भी याद रखना है, पूछ सकता है आपसे कि तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वह किस संधि से समाप्त हुआ था, तो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। कब हुआ था, 1763 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1746 से 48 ईस्वी तक चला था। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है कब से कब तक चला था, तो यह चला था 1749 से 54 तक यह चला था। तो और पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि से समाप्त हुआ था, तो एकला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। ये जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि से समाप्त हुआ था, तो पांडिचेरी के संधि से यह समाप्त हुआ था। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वह किस संधि से समाप्त हुआ था, तो पेरिस के संधि से यह समाप्त हुआ था। तो तीनों मैंने यहाँ पर बता दिया जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें यह बात कहा गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह बताया गया था 1833 का जो चार्टर अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था उसमें। तो चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस घोषणा का उल्लेख जो है धारा 87 में निहित था। अन्य प्रावधान क्या है, इंपॉर्टेंट है अन्य प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 का। पहला क्या है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
याद रखेंगे। और इस तरीके से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। किस चार्टर एक्ट के तहत, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। दूसरा क्या याद रखना है कि गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में इसमें क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित इसमें कर दिया गया। चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी का जो अधिकार है उसे क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त इसमें कर दिया गया। तो ये 1833 से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, चार्टर एक्ट से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दिल्ली दरबार के समय भारत का जो वायसराय था उस समय कौन था दोस्तों, तो याद रखना लॉर्ड लीटन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रथम दिल्ली दरबार का जो आयोजन है कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1877 को किया गया। उस समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड लीटन था। कब से कब तक इसका कार्यकाल है, तो 1876 से लेकर 1880 तक इसका कार्यकाल रहा था लॉर्ड लीटन का। इसी दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था और कैसरे हिंद की उपाधि भी इनको जो है महारानी विक्टोरिया को प्रदान की गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में आयोजित किया गया था। इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। याद रखना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो 1911 में आयोजित किया गया था। भारत का वायसराय उस समय कौन था, तो हार्डिंग द्वितीय था। कब से कब तक इसका कार्यकाल है, तो 1910 से 1916 तक। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, रद्द करने की घोषणा की गई थी। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा जो है तीसरा दिल्ली दरबार में किया गया था, जो कि कब हुआ था, 1911 में। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था लॉर्ड क्लाइव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया तथा वह राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो अभी हम लोगों ने देखा था किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसियों के खिलाफ यह जो है वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1960 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनको पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। यह युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही क्या था, हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, आयरकुट ने। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व, ये भी सवाल याद रखना है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो सर आयरकुट ने किया था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था वांडीवास के युद्ध में, तो याद रखना है काउंट द लाली के द्वारा यह किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि वर्ष 1632 में पटना, बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये 2 बार बीपीएससी में सवाल आ चुका है कि 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी के द्वारा फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है पटना में क्या किया गया था, फैक्ट्री को स्थापित किया गया था 1632 में। डेट भी याद रखना है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना कब होती है, 1602 में। इस कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी जो है दोस्तों फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। तो पुर्तगालियों की प्रथम जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था कोचीन में। कहाँ पर किया गया था, यह किया गया था दोस्तों कोचीन में किया गया था 1503 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर, गोवा, दमन दीव एवं हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया गया था दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है वो कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानती, याद रखना है ये 3 नाम आपको याद रखना है, 3 गांव है, सूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी प्रदान की थी अमीजुस शान ने अंग्रेजों को। ये कौन थे, तो बंगाल के सूबेदार थे। डेट भी याद रखना है कब प्रदान किया गया था, 1698 ईस्वी में। जिसके बदले में अंग्रेजों द्वारा इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपए देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीघाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया।
1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, तो ये याद रखना है, चार्ल्स आयर को जो है फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो ये करते थे पुर्तगाली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पुर्तगीज बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पर इन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने को स्थापित किया था, जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत आने वाली वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगीज प्रथम थे, मालूम भी होगा आप लोगों को। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था, तो यह था वास्को डी गामा। गुजराती इसका पथ प्रदर्शक था, याद रखना है। इसको पथ किसने दिखलाया था भारत की ओर, तो यह था अब्दुल मजीद की सहायता से जो है ये 1498 में कालीकट के समुद्र तट पर यह उतरा था। कालीकट कहाँ पे है, केरल में है। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। याद रखना है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया था, टर्की यानी तुर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए दोस्तों। जैसे कि बंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया। उस राजकुमार का क्या नाम है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो चार्ल्स द्वितीय है इनका नाम, और राजकुमारी का नाम क्या है, तो कैथरीन है। तो क्या होता है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह जो है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में दिया। जैसे उनका बाप का हो बंबई, वैसे इनको दे दिया बंबई। ठीक है, मतलब आप देख लीजिए, बंबई शहर को दहेज में दे रहा है चार्ल्स द्वितीय को। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 1668 ईस्वी में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को क्या कर दिया दोस्तों, दे दिया। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है, तो यह है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में जो है भारत आया था। 1509 ईस्वी में इसे भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक जो है दोस्तों माना जाता है। इसे आप वीवीआई कर लेंगे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय जो है अल्मेडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इससे माना जाता है। आप इसको वास्को ये अल्बुकर्क इसमें टिक आउट नहीं कीजिएगा। यहाँ सवाल है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, अल्मेडा था। नीले पानी का समर्थक कौन था, तो याद रखना नीले पानी का समर्थक कौन था, तो यह भी था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मेडा जो है 1509 ईस्वी तक भारत में रहा है। इसके बाद कौन आता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर यह भारत आता है। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को क्या किया था, प्रोत्साहन दिया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण आपसे पूछा जाए तो कौन था, तो यह था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। यह था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है ये, तो तत्कालीन कारण में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण जो था, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। सवाली भी होता है, कहीं कहीं पे सवाली भी लिखा रहता है। तो अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सवाली के युद्ध में हराया था, यानी सवाली के स्थान पर हराया था। तो याद रखना इनका नाम था थॉमस बेस्ट। क्या नाम था इनका, थॉमस बेस्ट नाम था, इंपॉर्टेंट है। तो थॉमस बेस्ट ने सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था,
विलियम हॉकिंग्स जहांगीर के समय में भारत आया। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। पहले भी हम लोग देख चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, जब हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड सवालों को देख रहे थे वहां पर। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री को स्थापित किया था दोस्तों, वह स्थापित किया गया था सूरत में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखना है 1611 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था? मछलीपट्टनम में, जिसे हम लोग मसूलीपट्टनम के भी नाम से जानते हैं। तो ये था इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को वाईसीटी का बुक चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य, उससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। सवाल है कि महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था। तो महाराजा रंजीत सिंह का जो संबंध था वह सुकरचकिया मिश्र से ये संबंधित है, महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिश्र से था। सुकरचकिया मिश्र की स्थापना चरत सिंह ने किया था, याद रखना है। इस मिश्र के अंतिम मिसलदार कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह थे। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो याद रखना है सारण में जो हुआ था फतेह शाही विद्रोह हुआ था। भैया इसको कर लीजिए दोस्तों। तो फतेह शाही का जो विद्रोह है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह में से पहला विद्रोह था। यह विद्रोह छापामार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो इजी सवाल है। श्रीरंगपट्टनम थी, रंगपट्टनम वो राजधानी थी किसकी? तो याद रखना है दोस्तों टीपू सुल्तान की। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की एवं स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली ने ही उसे शेरे मैसूर की उपाधि दिया था। तो पूछ सकता है शेरे मैसूर की उपाधि टीपू सुल्तान को किसने दिया था? तो उनके पिता हैदर अली ने। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो याद रखना है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर शाह शुजा से प्राप्त किया था। रंजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकरचकिया से संबंधित है। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। 1798 से 99 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर का जो है दोस्तों शासक नियुक्त किया था। रंजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का क्या हो गया? पतन हो गया और 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रंजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर हीरा उन्हें भेंट के रूप में दे दिया था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। ऑलरेडी हम लोग जो है दोस्तों देख चुके हैं इसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है दोस्तों बगावत इनके द्वारा नहीं किया गया था। तो दक्षिण भारत में 1794 ईस्वी में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए की भेंट देने को क्या किया था? इनको मजबूर किया था। राजा ने जब इसे अस्वीकार कर दिया तो कंपनी ने उनकी जागीर जब्त कर ली। राजा ने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार डिंडीगुल तथा मालाबार के पॉलीगारों ने भी अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1801 से 5 ईस्वी तक अभ्यर्पित यानी सीडेड डिस्ट्रिक्ट जो था तथा उत्तरी अर्काट के जिलों के पॉलीगारों का जो है दोस्तों विद्रोह चलता रहा था 1801 से 5 तक। 1805 ईस्वी में वेलेस्ली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर क्या किया था? विवश कर दिया था। महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न होकर सहायक कर देने से मना कर दिया। अंग्रेज रेजिडेंट के धृष्टापुरकारियों के विरुद्ध
दीवान वेलुथम्पी ने यहाँ पर क्या किया था, विद्रोह किया था। हैदराबाद का निजाम सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा तथा उसने कभी उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब किया था, एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 12 अगस्त 1765 को क्या करता है, शाह आलम द्वितीय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के अधिकार के लिए बंगाल के नवाब को 56 लाख रुपए देगी दोस्तों। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इलाहाबाद की जो जब संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो है उप दीवान वह बनाया था मोहम्मद रजा खां को। किसे बनाया था, मोहम्मद रजा खान को। तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए नायाब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायाब दीवान बनाया। ठीक है, जो पटना में रहकर कार्य करता था। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। उप दीवान किसे बनाया गया था, तो यह बनाया गया था मोहम्मद राजा खान को। और नायाब दीवान किसे बनाया गया था, तो राजा सिताब राय को। पटना में रहकर ये क्या करते थे, कार्यों को देखते थे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को। वजीर जो थे गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। मुगल बादशाह थे, देखिए इनकी हैसियत कैसे होगी शाह आलम द्वितीय की। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, परंतु 1772 में मराठों यानी महादजी सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली लौटा। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम जो था मुगल शासक था। जैसा कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है दोस्तों टीपू सुल्तान के साथ की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया और टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से क्या कर दिया है, पंगु बना दिया। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। तो 22 से 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेज क्या हुए थे, अंग्रेजों की विजयी हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा था, इससे रिलेटेड सवालों को देख लेते हैं। आइए, सवाल है कि किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। तो बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो महलवाड़ी का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। यह व्यवस्था जो है संयुक्त प्रांत, अवध, आगरा, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ क्षेत्र एवं दक्कन के कुछ जिलों में लागू की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू की गई थी। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा प्रचलित थी, न कि जो है दोस्तों महलवाड़ी प्रस्ताव। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था। तो किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग किस प्रथा के द्वारा किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त में, क्योंकि इसमें बिचौलियों को जो है दोस्तों रखा गया था टैक्स वसूल करने के लिए। 2 बार ये सवाल आ चुका है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में प्रारंभ की गई
अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को जो है दोस्तों दे दिया गया तथा किसान क्या हो गए, भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई। तो याद रखना है, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, रैयत का अर्थ होता है किसान, और प्रारंभिक रूप से यह प्रारंभ किया गया था भारत में कहाँ पर, तो याद रखना है तमिलनाडु में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से सन 1792 ईस्वी में आधुनिक तमिलनाडु के 12 महल जिले से प्रारंभ की गई थी दोस्तों। याद रखना है ये डेट 1792 ईस्वी में। यह व्यवस्था मूल रूप से सन 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जो थे उस समय कौन थे, थॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम यह जो है मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई थी। यह व्यवस्था लगभग 51% भूमि पर फैली थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया जाता था, यानी किसान जो है डायरेक्ट जो है सरकार को अपना लगान जो है अदा कर सकते थे। ये ऐसी व्यवस्था थी। कितना प्रतिशत भूभाग पर यह लागू था, तो 51% भूभाग पर यह लागू था। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी, तो भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किया गया था दोस्तों मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको VVI आप कर लीजिए। तो भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा की गई थी। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना जो है 1857 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन जो है 1859 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को क्या करना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न से किस दौरान पड़ा था, इसको भी VVI कर लीजिए। तो भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे जो भयंकर अकाल देखने को मिलता है वो कब हुआ था दोस्तों, तो 1876 से 78 में भयंकर अकाल पड़ा था भारत में। तो भारत में अंग्रेजी शासन काल के दौरान सबसे भयंकर अकाल जो है 1876-78 में पड़ा था। इसमें लगभग 50 लाख लोग जो हैं दोस्तों मारे गए। इसके बाद सन 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया था। इनका नाम याद रखना है कि प्रथम अकाल आयोग जो गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो याद रखना है रिचर्ड स्ट्रेची बनाए गए थे। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश कौन था, तो याद रखना है मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब था दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी, तो भारत के लिए अकाल संहिता की जो सिफारिश है दोस्तों देख लीजिए, दो बार ये सवाल आ चुका है। तो यह किया गया था स्ट्रेची आयोग के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई। इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई थी। अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव जो है किसने दिया था, तो याद रखना है मैकडोनाल्ड आयोग ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में क्या क्या समाहित था। ये 65 BPSC जो री एग्जाम हुआ था 2019 में यह सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेज या देसी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर रहे ब्रिटिश अफसरों के पेंशन शामिल थे। देसी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था, तो मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था किसने प्रारंभ किया था, तो थॉमस मुनरो के द्वारा यह किया गया था। और यह जो है कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था, तो 51% भूभाग पर यह लागू था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था, वो कौन सा था, तो यह था रैयतवाड़ी प्रथा।
और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, तो ये यूपीएससी में भी सवाल आया हुआ है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, तो ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ठीक है। और सर्वप्रथम ये जो है तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। कितना प्रतिशत भूभाग पर, तो 51% भूभाग पर यह लागू किया गया था। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया, तो याद रखना है जमींदार ने प्रताड़ित किया था कृषक वर्ग को ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश कालीन कृषक वर्ग जो थे जमींदारों से प्रताड़ित था। जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिससे वह काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे। वह समय पर लगान न देने पर जमीन वापस छीन ली जाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किया गया था, याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किया गया था दोस्तों। कहां से कहां तक चला था, तो 1853 ईस्वी में बंबई से थाने तक प्रथम रेल जो है दोस्तों चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि जो है यह एक पॉइंट याद क्या रख सकते हैं कि रेलवे लाइन बिछाने का बृहद स्तर पर कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था, यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, ये आपको याद रखना है। तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार तथा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। कब बनाया गया था, तो 9 दिसंबर, याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है दोस्तों। पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है और देख लेते हैं। वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आलोचक थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हमेशा शोषणकारी बताया एवं आलोचना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन और भारत सरकार का शोषण कर रहे हैं और अंग्रेजी राज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिसे वे व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं। इसका कथन है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी सवाल है। यह लिखा है दादा भाई नौरोजी जी ने और ये 3 बार देखिए दोस्तों पूछा गया है, असिस्टेंट में, सीडीपीओ में और बीपीएससी प्री में भी पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में। तो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, अभी मैंने बताया था, और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। 1852 में इन्होंने बंबई एसोसिएशन की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, पूछेगा आपसे कि बंबई एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा यह किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये भी डेट। उन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन की निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तक जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की थी, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि हैं दोस्तों। ये सब पुस्तकें हैं इनकी। रजनीकांत दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था, यह कहा गया था रजनीकांत दत्त के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। कहते हैं क्या कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, यह कहा है रजनीकांत दत्त ने। 64 बीपीएससी में सवाल पूछा गया। तो रजनीकांत दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनीकांत दत्त का यह कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के संदर्भ में है। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता कौन कौन से, याद रखना, दादा भाई नौरोजी हैं इसमें शामिल, फिरोज शाह मेहता है, दिनेश वाचा है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, याद रख सकते हैं इन सभी का नाम। ये नरमपंथी विचारधारा से संबंधित व्यक्ति हैं। आदि का मानना था कि ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने की बजाय इसमें सुधार लाया जाए। उनका विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं
प्रार्थना पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखना अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखना है जमींदार के साथ जो है दोस्तों जो है स्थायी बंदोबस्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था। रैयतवाड़ी के अंतर्गत कितना था? 51%। और महलवाड़ी के अंतर्गत कितना था? तो 30% भूभाग शामिल था इसमें। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का जो पतन हुआ था उसका कारण क्या था दोस्तों? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाया जाता था, इसलिए पतन हुआ था वस्त्र उद्योग का बंगाल में 18वीं सदी में। तो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण निम्न थे। पहला है कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगता था। दूसरा है क्या? भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना। तीसरा है भारत से कच्चे माल का निर्यात। चौथा है भारतीय माल पर आते जाते समय कर। भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर बाध्य करना। ये है। और लंकाशायर व मैनचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा है। ये जो है वस्त्र उद्योग के पतन का कारण बंगाल में 18वीं सदी में। अब हम लोग जो हमारा लास्ट है आज का 1857 का विद्रोह, उससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और किन्हीं को बुक चाहिए तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसे परचेज कर ले, काफी अच्छी ये बुक है। सवाल है हमारा कि मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया? तो मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह जो है दोस्तों कहाँ से किया था? तो यह किया था बैरकपुर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की हत्या कर दी थी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण पूछा जाए क्या था? तो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था दोस्तों। चर्बी मुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है मेरठ से कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुई थी। विद्रोह मुक्ता जो है दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर जो कि बिहार में है, झांसी, रुहेलखंड, मेरठ, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद में केंद्रित रहा दोस्तों। नेक्स्ट है दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व बहादुर जो था, नेतृत्व कौन था उसमें? सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी। जिसके प्रमुख कौन थे? तो जिसके प्रमुख थे जनरल बख्त खान थे इसके प्रमुख, याद रखना है। नाम मात्र के थे सम्राट कौन? बहादुर शाह जफर। वास्तविक नियंत्रण किसके हाथों में था? तो जनरल बख्त खान के नेतृत्व में था। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में सभी को मालूम होगा बेगम हजरत महल ने यहाँ से नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? राइट आंसर हो जाएगा अफगान ने। इंपॉर्टेंट है सवाल, ट्री में ये सवाल आ चुका है कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किसने किया था? तो अफगानों ने किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। बांदा नवाब, याद रखना है। 10,000 सैनिक लेकर ये झांसी लड़ने पहुंच गए थे दोस्तों। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का देहांत हुआ था 1858 में। ये बीपीएससी ट्री में पूछा गया सवाल है, जो कि ये पेपर कैंसिल हो गया था। तो 1857 की क्रांति के महान नायक जो है बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत है, एग्जैक्ट डेट याद रखना है। देहांत पूछा है तो एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखना है, कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में घायल होने के कारण ये इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। भोजपुर जिला है बिहार में, वहीं के ये राजा थे।
1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो नाना साहब ने जो है अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो याद रखना है, नायब, नायब घोषित किया था दोस्तों नाना साहब ने। तो 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी मृत्यु जो होती है दोस्तों वो कहाँ पर होती है? ग्वालियर में होती है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब होता है? 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? देख लीजिए कितना बार ये सवाल आया हुआ है, ट्री में पूछा गया है, बीपीएससी प्री 67 बीपीएससी में पूछा गया, 29वीं जे में पूछा गया, 28वीं में भी ये पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में 1857 को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। किसने? आरसी मजूमदार। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता जो थे कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब इजी ही सवाल है, जगदीशपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का जो प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, ऑडिटर। और बीपीएससी बिहार बीएचओ एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आइए देख लेते कौन था। दिल्ली में कौन था? तो निकोलस और हडसन था, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? निकोलस और हडसन। अच्छा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक शब्द थे, लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलस, ये दोनों थे प्रभारी अंग्रेज अधिकारी, इसलिए बी और डी इसका परफेक्ट होना चाहिए था, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई कर लीजिए। लखनऊ से अगर हम बात करें तो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर से भी कैंपबेल थे। इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ से कौन थे? तो कर्नल नील। झांसी से ह्यूरोज। बरेली से कैंपबेल। यानी कैंपबेल जो है 3 जगह से आप देख सकते हैं, लखनऊ, कानपुर और बरेली, यहाँ से थे। दिल्ली से निकोलस और हडसन। दिल्ली में राजनीतिक एजेंट कौन था? तो साइमन एजेंट कौन था? तो यह था साइमन फ्रेजर था। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों को धोखा किसने दिया था? तो यह दिया था विश्वनाथ दुबे ने दिया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी डीएससीओ एग्जाम में ये पूछा गया, बहुत बीबीआई ये सवाल है। तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड, तब बिहार में था झारखंड, तक पहुंच गई थी। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोही को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पकड़वाने में जो है विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थे। विश्वनाथ शाहदेव ने शाहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को तथा उनके सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को क्या कर दिया था? फांसी दे दिया था। नेक्स्ट है कि किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ, घटना नहीं होगा यहाँ पे पटना होगा, पीर अली ने पटना में नेतृत्व किया था। तो किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई 1857 ईस्वी में क्या होता है? पीर अली जो है पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत करते हैं, याद रखना है पीर अली। तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुड़हट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली द्वारा किया गया था। पटना के कमिश्नर कौन थे? तो टेलर। विद्रोह के दमन का कठोरता पूर्वक दमन किया गया टेलर के द्वारा। पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर उसे फांसी की सजा हुई। पीर अली के अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने अपनी पुस्तक आवर क्राइसिस में की थी दोस्तों।
बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? याद रखना है, तो यह किया था कुंवर सिंह ने। बीपीएससी ऑडिटर में यह सवाल पूछा गया। तो डगलस ने जो है 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप नघाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागड़ा और फिर सिकंदरपुर पहुंच गए। कुंवर सिंह की बॉस डी यानी गाजीपुर एवं छपरा के बीच नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 को एक तीक्ष्ण झड़प हुई। डगलस और कर्नल कंबरलेज का कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न क्या रहा? विफल रहा। 22 अप्रैल 1858 तक वे क्या पहुंच गए थे? जगदीशपुर पहुंच गए थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इंपॉर्टेंट है। तो पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? अभी हम लोगों ने देखा था विलियम टेलर जो थे पटना डिवीजन के 1857 की क्रांति के दौरान कमिश्नर थे दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिला विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह भड़काने में मदद की। विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। टेलर ने पटना के 3 प्रभावशाली मौलवियों कौन कौन थे? मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को विचार विमर्श हेतु जून 1859 में बुलाया। विचार विमर्श के पश्चात बहावियों की सहायता के आरोप में गिरफ्तार कर इन्हें क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है सारा दोस्तों, पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 बार ये सवाल आ चुका है। और धीरे धीरे यह जो क्रांति कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। इस विद्रोह की औपचारिक जो घोषणा है 10 मई 1857 को हुई थी, किंतु इससे पूर्व यानी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वें इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने क्या किया था? चर्बी कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन को गोली मारकर विद्रोह का शंखनाद कर दिया गया था इनके द्वारा। इसके बाद विद्रोहियों ने 12 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। सारे के सारे डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? देखिए कितना बार ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया प्री में। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रवेश करते हैं? तो 22 अप्रैल 1858 को ये जो है प्रवेश करते हैं। और इनकी मृत्यु अभी मैंने बताया था कब होता है? 4 दिन में, यानी 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। देखिए इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम। तो कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। कई युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित कर कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का जो है यूनियन जैक, अंग्रेजों का जो झंडा था उसका नाम था यूनियन जैक नामक का झंडा उतार कर ही दम लिया था कुंवर सिंह जी ने। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीर गति प्राप्त कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा सही। नाना साहब ने कानपुर में भाग लिया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। सही है, राइट आंसर हो जाएगा ई। 1857 की क्रांति में उपर्युक्त सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिया। नाना साहेब जिनका मूल नाम दोदूपंत था, याद रखेंगे, इन्होंने 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इनके पुत्र का नाम भी याद रखना है आपको, बिरजिस कदर जो था इनके पुत्र का नाम था। इन्होंने 1857 के क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे। इनको विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। किनको? मौलवी अहमदुल्ला को। बेगम जीनत महल मुगल बादशाह बहादुर शाह जो है दोस्तों जफर की पत्नी थी। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा,
कि यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है, आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर व आप पर लगी है। खानदान ए मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। यह कहा था कि बेगम जीनत महल ने कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने इसमें भाग नहीं लिया था? तो साहूकारों ने इसमें भाग नहीं लिया था दोस्तों, जबकि खेतीहर मजदूर ने, कृषक ने, जमींदार ने इसमें भाग लिया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो साहूकार वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक जो थे अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। साहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था दोस्तों, ये साहूकार जो था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? यह कहा था दोस्तों, स्टेटमेंट किसका है? तो डॉक्टर एस एस सेन का यह कथन है कि 1857 की घटना का जो प्रारंभ है धर्म के संघर्ष के रूप में प्रारंभ हुआ था और घटना का जो अंत हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। तो डॉक्टर एस एस सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का जो प्रारंभ है धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का जो अंत है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। एस एस सेन की प्रसिद्ध रचना है 1857 है, जो 1857 की क्रांति के शताब्दी वर्ष यानी 1957 में प्रकाशित हुआ था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बी डी सावरकर है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पहले भी हम लोग देख चुके हैं। यह पुस्तक जो है कब 1908-9 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में वीर सावरकर ने 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित किया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था वो आया था 1858 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो यह माना जाता है 1857 के विद्रोह को। तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। 1857 के विद्रोह को लेकर इतिहासकारों के विचार समान नहीं है। कुछ ने इसे सैन्य विद्रोह कहा है तो कुछ ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह। सावरकर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इसे सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है, परंतु आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 में कहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कहा है किसने? आरसी मजूमदार जी ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, अधिकारियों की अक्षमता। तो सन 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष व जैन विद्रोह का परिणाम था। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश इंडिया के शासन को समाप्त कर दिया और अगले 90 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाने का रास्ता तैयार कर दिया। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दों को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया, किंतु वास्तव में यह विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप यथा कौन कौन सा? सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,
धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आदि के कारण जन सामान्य में असंतोष व्याप्त हुआ। इससे यह धारणा बनी कि कंपनी के अधिकारी भारत में ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियां प्रदान की गई। जनरल सर्विस एनिलिस्टमेंट 1856 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई दोस्तों। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो याद रखना उसके साम्राज्य की जो सीमा थी दोस्तों वो चांदनी चौक से पालम तक थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा सवाल है। तो बहादुर शाह द्वितीय को जो है बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। वह मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था इसने। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा बहादुर शाह जफर को रंगून यानी बर्मा निर्वासित कर दिया गया था, जहां इसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक मुगल शासक रहा। वह अकबर शाह द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसका वास्तविक नाम मात्र लाल किले के अंदर ही वास्तविक जो शासन है लाल किले के अंदर ही सीमित था। वह एक प्रभावशाली उर्दू शायर तथा संगीतकार भी था। उसने कई गजलें लिखी तथा उसके दरबार में मिर्जा गालिब, दाग तथा भूमिन जैसे शायर रहते थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? याद रखना है आड़ा में। और इसका बिहार लोकसभा आयोग ने कहां पर दिया है? पटना दिया है। और कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का जो झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है, सभी को मालूम होगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी। 1857 के महाविद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय दरभंगा, डुमराव और हटवा, याद रखना तीनों, दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों तथा पैसों से अंग्रेजों की क्या की थी? मदद की थी। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह जी ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। याद रखना है कहां से चयन किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1857 के विद्रोह में सिपाहियों का चयन? तो याद रखना है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार से आए उच्च वर्ण के सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन सैनिकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रांतों से गोरखा, सिख एवं पंजाब क्षेत्र से सैनिक की भर्तियां की जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? राइट आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवन, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों हम लोग। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है क्या कि लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? राइट आंसर हो जाएगा पटना। प्रभावती जो देवी थी वह किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की। उन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए? तो इसे शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में।
इसका नाम क्या था? जो पुराने लोहे वाला जो बंदूक था उसका नाम था ब्राउन ब्रेस नाम था, और नई जो एनफील्ड राइफल लाया गया था इसका इसका तो नाम ही था न्यू एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? राइट आंसर हो जाएगा बिहार प्रांत से। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? एक मार्क कौन थे? तो मिर्जा गालिब थे। ठीक है। प्रमुख शायर थे मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान देने के लिए इकबाल सम्मान प्रति वर्ष देती है। बंग ए दर्रा एवं असरार ए खुदी मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना है। ये उर्दू व फारसी के विद्वान थे। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद, याद रखना है, फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेज अहमदुल्ला की गतिविधियों से इतना चिंतित थे कि वे इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग है। भी इसको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन हेतु पील आयोग कब गठित किया गया था? 1859 में गठित किया गया था इसे। उड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ईस्वी में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग को विशेष रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया। 1919 के अधिनियम की धारा 84 क के अनुसार परिवर्तन की संभावनाओं की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग जो है 1927 ईस्वी में गठित किया गया। इसके सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के बारे में आप जानते ही होंगे। साइमन जगदीशपुर के राजा कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र कौन रहा था? तो जगदीशपुर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और मुंगेर इससे अप्रभावित रहा था, जबकि दानापुर, पटना और आरा जो था इससे प्रभावित था। दोस्तों प्रमुख केंद्र था ये। इस क्रम में पटना के पीर अली, मीर नहीं होगा, पीर अली का नाम नहीं भुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है 1857 का जो विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की इसमें कमी देखी गई थी, इस कारण 1857 का जो विद्रोह है असफल रहा था। तो 1857 का विद्रोह जो है सिपाहियों में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस के कारण शुरू अवश्य हुआ, लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का असंतोष था। विद्रोही यद्यपि सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन किसी सुनियोजित योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण था। राजाओं, जमींदारों और शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया क्योंकि इनके हित ब्रिटिश राज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? राइट आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। इसको भी वीवीआई कर लीजिए। षड्यंत्र कहा था इसने जेम्स आउटरम ने और डब्ल्यू टेलर ने। तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। सर जॉन सीले लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने सिपाही विद्रोह कहा? तो सीले ने और लॉरेंस ने। टी.आर. होम्स ने इसे क्या कहा? तो सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। ये सभी स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे का। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कानपुर विद्रोह के नेता नाना साहब के सहायक थे। ग्वालियर के पतन के बाद 1859 में नेपाल चले गए। अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मान सिंह ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। तो यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को वाईसीटी का बुक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।